जो हम चैप्टर करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 होगा, एग्रीगेट ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे एक इंट्रा हेड जो सोर्स है इनकम का, दूसरी उससे साथ इंट्रा हेड लॉसेस कैसे सेट ऑफ होंगे या कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो इस ये जो चैप्टर है उसमें सेक्शन नंबर 70 से लेके 79 तक की सारी प्रोविजंस हैं। तो हम सबसे पहला सेक्शन जो पढ़ने लगे हैं वो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, सेक्शन नंबर 70, इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस। Under this section, losses incurred by the assessee in respect of one source shall be set off against the income of any other source under the same head of income। यानी कि एक ही हेड ऑफ इनकम, जैसे 5 हेड ऑफ इनकम है, कौन कौन से? सैलरी है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेस है। तो इसमें क्या होगा कि अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ होगा। लॉस फ्रॉम वन बिजनेस जो है वो उसी बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। देयरफॉर लॉस इन वन बिजनेस में भी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम सेम बिजनेस। ठीक है जी। पर एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, मान लो तुम्हारा एक टेक्सटाइल का बिजनेस था, उसी के साथ साथ एक प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो अंडर हेड तो सेम है, क्या आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं सेम बिजनेस में? यस, द आंसर इज यस, क्योंकि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो चाहे दो तरीके के बिजनेस है तो बिजनेस लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है जी। इम्परमिजिबल इंटर सोर्स सेट ऑफ। सोर्स सेट ऑफ का मतलब क्या है? इंटर सोर्स सेट ऑफ जो कि परमिजिबल नहीं है, मतलब हम आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉसेस। उसमें क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है जी, ये बात समझ में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म से, बट शॉर्ट टर्म दोनों से ही हो सकता है। स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस क्या होता है? कहता कि अगर कोई भी स्पेकुलेटिव बिजनेस आप करते हो, जैसे स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होती है, तो वो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस आप कर रहे हो तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही आप अगर आप सेट ऑफ करोगे, नहीं तो नहीं। नॉट अगेंस्ट एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी और बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं करोगे। ठीक है जी। हाउएवर द लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट। कहता कि अगर कोई मान लो कोई और बिजनेस का लॉस है, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। लॉसेज फ्रॉम द एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज। मान लो आप घोड़ा जो है उसके रिसोर्सेज के लिए आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें आपको लॉसेज हो गए, तो उसके साथ आप सिर्फ उसी के लॉसेज को सेट ऑफ कर सकते हो, उसी की इनकम सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। अब 35 AD में बहुत सारे जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के वाले जो बिजनेस होते हैं उसमें अगर आप कोई भी आप लॉसेस होते हैं तो वो जो लॉसेस हैं वो अदर बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होंगे। हाउएवर द लॉसेस फ्रॉम, हाँ बट अगर कोई और बिजनेस है तो उसके प्रॉफिट, उसके लॉसेज जो है इस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द लॉस फ्रॉम एन एग्जम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। एक बात याद रखना, मान लो कोई आपको कोई ऐसा इनकम है जो एग्जम्प्ट है, सरकार ने इनकम एग्जम्प्ट कर रखी है, और अगर उससे लॉसेस भी हो चुके हैं, एग्जम्प्ट सोर्स से लॉसेस हो चुके हैं, तो आप उसके प्रॉफिट से, कोई और प्रॉफिट से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ शेयर ऑफ लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम सिंस द शेयर ऑफ इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a। कहता अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो 10(2)(a) के अंदर उसकी इनकम एग्जम्प्ट है और उसमें अभी लॉसेज होते हैं, तो दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से वो सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी उसको छूट दे रखी है, तो दोबारा से छूट नहीं देगा। सेक्शन 70 यहीं पे खत्म होता है। सेक्शन 71 क्या आता है? लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम कैन बी एडजस्टेड और सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर अनदर हेड, हाउएवर द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर। कहता कि एक हेड की जो इनकम है दूसरे हेड के साथ हो सकती है, सेट ऑफ हो सकती है, पर ये पॉइंट्स आपको मद्देनजर रखने पड़ेंगे। लॉस अंडर एनी हेड अदर देन द कैपिटल गेन्स। कहता है जहाँ पे नेट रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन आ रहा है अंडर एनी हेड जो है, कैपिटल गेन्स के अलावा जो आ रहा है वो लॉस आ रहा है, तो असेसी सेट ऑफ जो कर सकता है वो इनकम असेसिबल फॉर दैट असेसमेंट ईयर अंडर एनी अदर हेड इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स। कहता जो लॉसेस हैं वो कैपिटल गेन्स के अलावा कहीं और हेड से आ रहे हैं, तो वो जो दूसरे लॉसेस आ रहे हैं वो कैपिटल गेन के हेड से लॉसेस सेट ऑफ कर सकता है। लॉसेस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विद द नेट रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज अ लॉस, देन सच लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड सैलरीज। कहता कि अगर आपके लॉसेस हैं पीजीबीपी में है तो वो सैलरीज के अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ हो सकता। सैलरी की जो इनकम है वो टैक्सेबल ही है। लॉसेज अंडर द कैपिटल गेन्स कहता है कि जहाँ पे जो कंपटीशन का नेट रिजल्ट है, मतलब आपने पूरे साल की अगर कंपटीशन करी है वो कैपिटल गेन्स से करी है, तो वो लॉस है
वो जो कैपिटल लॉस है वो किसी और इनकम में या किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये जो पॉइंट्स हैं ये कंसिडर करना है। ये है आपके बुक में? अदर देन वाला नहीं है। कोई बात नहीं, आगे पीछे होगा बट होगा जरूर। लॉसेज अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कहता वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज लॉस एंड द असेसी हैज इनकम असेसेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, द अमाउंट ऑफ सच लॉस एक्सीडिंग 2 lakhs would not be allowed to set off against the income from other head. In other words, maximum losses from house property which can be set off against the income from any other head is 2 lakh. वो क्या कहना चाह रहा है? कहता कोई भी लॉस है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, लॉस कहाँ से सेट ऑफ होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो कहता है इनकम जो भी आपकी नेट रिजल्ट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है और वो लॉस है, तो असेसी जो है दूसरे हेड्स अदर हेड्स ऑफ द इनकम वो 2 लाख से ज़्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो 2 लाख से ज़्यादा वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, कोई भी इनकम जो है उसकी 2 लाख से ज़्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकता। स्पेकुलेटिव लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस एंड लॉसेज फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन 35 AD कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अंडर एनी हेड। कहता है स्पेकुलेटिव लॉस और कोई भी ऐसा लॉस जो कि हॉर्स रेस और मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस से आ रहा है और कोई भी जो बिजनेस लॉस है वो सेक्शन से 35 AD के बिजनेस से आ रहा है, तो वो सेट ऑफ किसी भी हेड ऑफ इनकम से नहीं होगा। तो अभी एक इलस्ट्रेशन करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। मिस्टर ए जिसकी एज 35 ईयर्स थी, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेन टू असेसमेंट ईयर 2021। इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपए की थी। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से जो हो गया जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड थी 70,000 का लॉस। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 1,50,000 का लॉस। बिजनेस लॉस जो थे 1 लाख के थे। बैंक इंटरेस्ट और FD जो थे वो 80,000 के थे। यानी कि अब कहता है वो कैलकुलेट करिए टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो हमें क्या पता है हाउस प्रॉपर्टी से अगर लॉसेस है तो वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से कितना हो सकता है? मैक्सिमम अप टू 2 लाख। तो यहाँ पे इन्होंने लॉस जो दे रखा है 1,50,000 प्लस 70,000 2,20,000, बट आप मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हो? 2 लाख। तो सैलरी से 4 लाख माइनस 2 लाख रुपए का जो लॉसेस और जो बाकी का बैलेंसिंग फिगर 20,000 का जो लॉस है वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। ये नहीं है कि उसको खत्म करने को, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट और FD आ रहा है आपका, तो 80,000 वो भी है। उसके बाद आपको एक बिजनेस भी लॉस हुए हैं 1 लाख रुपीज़ के, तो वो भी एक सेट ऑफ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बिजनेस लॉसेस और वो जो बिजनेस लॉसेस हैं वो कौन से बिजनेस लॉसेस हैं? वो उस नॉर्मल बिजनेस लॉसेस हैं, बट उसके अगेंस्ट आप सैलरी के अगेंस्ट तो कर नहीं सकते हो। तो अल्टीमेटली आपके पास 20,000 का लॉस अभी और कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो सैलरी की बची हुई इनकम है वो कितनी है? 2 लाख रुपए की, वो इस साल टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 71B क्या कहता है? कहता है कोई कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन असेसमेंट इफ देयर इज अ लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सच लॉस विल बी फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अंडर head to the extent of 2 lakh for during the same year. The unabsorbed losses will be carried forward. ये ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखा था, कहता है कि अगर हमारी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो वो मैक्सिमम कितना सेटअप होगा? वो 2 लाख रुपए का सेटअप होगा। बाकी का बचा हुआ लॉस वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा कहता है कितने सालों के लिए नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ट्रांसफर हो सकता है? तो कहता है मैक्सिमम पीरियड फॉर द कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ द लॉसेज इज 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, तो लॉस फ्रॉम अब नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द बिजनेस लॉसेस अंडर सेक्शन 72। अब ये बिजनेस लॉसेस की बात कर रहा है। अभी तक हमने 71B जो पढ़ा था वो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था, अब ये बिजनेस लॉसेस है। तो इस एक्ट के अंडर जो भी असेसी है उसका राइट है लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन इन द केसेस वेयर सच लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड ड्यू टू द एब्सेंस और इनएडिक्वेसीज ऑफ द इनकम अंडर एनी हेड फॉर द सेम ईयर्स। कहता है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो किसी भी और हेड में आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं है या कोई इनकम नहीं है, तो ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर का ही जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसकी कंडीशंस क्या है? कहता है लॉस जो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, कहता है जो लॉस होना चाहिए वो बिजनेस में होना चाहिए, प्रोफेशन में होना चाहिए या कोई वोकेशन में होना चाहिए। द लॉसेस शुड बी इन द नेचर ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन। द लॉसेस शुड नॉट बी, कहता है बिजनेस जो लॉस होना चाहिए वो स्पेकुलेटिव बिजनेस का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस का होना चाहिए। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है स्टॉक मार्केट का लॉसेस। लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस।
कहता जो लॉस फ्रॉम वन बिजनेस था वो कैरी फॉरवर्ड किया भी जा सकता है और सेट ऑफ भी किया जा सकता है फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। कहता जो लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे और सेट ऑफ करेंगे इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन दो नेसेसरली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड द गेन्स ऑफ द सेम बिजनेस एंड प्रोफेशन इन विच द लॉसेज वॉज इंकर्ड। कहता सेम सबसे पहले जो लॉसेज हमने कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम बिजनेस से हो, बट सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देने। हाउएवर द लॉस कैरी फॉरवर्ड कैन नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड अदर देन पीजीबीपी। कहता जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करा हुआ है किसी भी सर्कमस्टांस में वो इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड जो है अदर देन पीजीबीपी नहीं हो सकता। ठीक है जी, मतलब सॉरी ये हो सकता है, ये क्या कह रहा है, हाउएवर अ लॉस कैरी फॉरवर्ड कैन नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है वो किसी और हेड में नहीं हो सकता, वो सिर्फ पीजीबीपी में होगा। यानी कि जो नॉर्मल लॉस चल रहा है वो दूसरे हेड में चल जाएगा, बट जो कैरी फॉरवर्ड है वो नेक्स्ट ईयर के बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही होगा। इसका क्रक्स ये है। फोर्थ कंडीशन ये कहता पर्सन हु इंकर्ड लॉसेज अलोन इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेज। वो कहता है जो भी लॉस इंकर कर रहा है कोई भी पर्सन है, द लॉसेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेसी, मतलब उसी पर्सन के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, किसी और पर्सन के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। दिस इज द ओनली वन पर्सन हु कैन इंकर लॉसेज एंड द लॉस इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ द सेम। वही पर्सन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकता है, कोई और बंदा नहीं कर सकता, चाहे वो इनहेरिटेंस में, क्या वो इनहेरिटेंस में कर सकता है? द आंसर इज यस, इनहेरिटेंस में कर सकता है। सक्सेशन मान लो उसके फादर ने किया था, अब उसके बेटे को लॉसेस मिल गए तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बट कोई और नहीं कर सकता। ठीक है जी। उसके बाद मैक्सिमम पीरियड फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, तो यहाँ पे भी 8 साल है मैक्सिमम लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड करने का। रिहैबिलिटेशन ऑफ द बिजनेस, कहता अगर कोई भी लॉसेस सस्टेन करेंगे बिजनेस में विच इज discontinued in the circumstances mentioned in section 33B, such business is re-established, reconstructed, revived by the assessee within 3 years from the previous year of the discontinuance. The losses attributable to such business shall be allowed to set off against the profit and gains, if any, of that business or any other business carried on by him or the assessable for that assessment year. वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कोई भी अगर आप बिजनेस बंद कर चुके हो, सस्टेन कर चुके हो, डिसकंटिन्यू कर चुके हो, उसको रिहैबिलिएट करना है, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करना है, री एस्टैब्लिश करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है, और वो जिस साल में बंद करा था उसके 3 ईयर के विदिन आपने दोबारा से उसको कंटिन्यू कर लिया है, तो उसमें जो भी सेट ऑफ प्रॉफिट या गेन्स होंगे वो मतलब वो हो सकते हैं, शैल बी अलाउड टू सेट ऑफ, मतलब आपके लॉसेज जो है वो अलाउड हो सकते हैं प्रॉफिट से of that business or any other business carried on by him or accessible for that year. If the loss cannot be wholly or so set off, the amount of the balance loss to be carried forward to the assessment year and so on for the 7 immediate succeeding years, such re-establishment business is continued to be carried by the assessee. वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कोई भी अगर लॉसेस है पूरी सेट ऑफ नहीं हो रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है, तो वो जो असेसमेंट ईयर मतलब 7 कंटिन्यूस असेसमेंट ईयर में वो बंद कर सकता है जब वो री एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस कंटिन्यू करना शुरू करा उसने। सर्कमस्टांसेस रेफर टू सेक्शन 33B. The business is formed as re-establishment, reconstruction or revival of the assessee of the business of such industrial undertaking which is discontinued by the reason of the extensive damage. वो कहता कि सेक्शन 33B में केसेस क्या है, कहता वो जी री-एस्टैब्लिशमेंट कौन से बिजनेस को कर रहे हो, कहता जो डैमेज या डिस्ट्रक्शन के कारण वो बिल्कुल ही बंद हो गया था, कोई भी बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो बहुत ही गंदे तरीके से डैमेज हो चुकी थी और वो बिजनेस के लिए पर्पज़ करी थी। सच डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन शुड बी इफेक्टिव एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फ्लड, टाइफन, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और convulsion of nature, riot or civil disturbance or accident, fire or explosion or any action by the enemy or action taken in the combating an enemy. कहता है ये जो बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, साइक्लोन आ गए, भूचाल आ गए, या कोई भी दंगे फसाद हो गए, सिविल डिस्टर्बेंस होगी, आग लग गई, एक्सप्लोजन हो गया, किसी एनिमी ने कोई वो कर दिया, लड़ाई कर दी, तो उस केसेस में वो सेक्शन 33B को रेफर करा गया। तो उसको रीस्टैब्लिशमेंट करते हुए अगर आपके पास कोई प्रीवियस आए हुए लॉसेस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 7 ईयर्स और सेट ऑफ भी कर सकते हो उसी बिजनेस के प्रॉफिट से। तो एक इलस्ट्रेशन है इसके ऊपर, इनकम फ्रॉम सैलरीड कंप्यूटेड 45,000। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है
24,000 का, ध्यान से सुनना। इनकम फ्रॉम द बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, ये स्पेकुलेटिव नहीं है, नॉन स्पेकुलेटिव है। तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ये भी 4,000 का लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज जो है 25,000 के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 19,000 के। तो हमारे पास सैलरी कितनी है 45,000 की, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो कैरी, हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो 21,000 रहेगी। बिजनेस लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, येस द आंसर इज येस, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही वो एडजस्ट होगा, बट वो सैलरी के साथ ये सेट ऑफ नहीं हो सकते, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो जो लॉसेज है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए। फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 19,000 के, बट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज है वो 25,000 के, तो वो सेट ऑफ हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, बट क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकते हैं? द आंसर इज नो। तो 6,000 का अभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलें आगे ज़रा, ठीक है जी। उसके बाद अपना सेक्शन 72A आता है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन सर्टेन केसेस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर एक्सेट्रा। कहता है अमलगमेशन का केस है, कहता है ये सेक्शन उन केसेस के ऊपर अप्लाई होता है जो अमलगमेट हो रही है कंपनीज ओइंग टू द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, शिपिंग कंपनी है या होटल है या कोई और कंपनी है। Amalgamation of the banking company with a specified bank or a public sector companies engaged with the operations of aircraft। तो ये जो है मर्जर या डीमर्जर हो रही हैं। Allowability and carry forward of set of or accumulated losses, unabsorbed losses by amalgamated company in the case of amalgamation। कहता है इट प्रोवाइड दैट अक्यूमुलेटेड लॉसेज जो हैं या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है अमलगमेटिंग कंपनी का शैल बी डीम टू बी द लॉसेज और द डेप्रिसिएशन एज द केस में बी ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर इन द अमलगमेशन टुक प्लेस। कहता कि जो अमलगमेटेड कंपनी थी दो दूसरी कंपनी के साथ जुड़ गई है, तो जो पिछले उसके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेज थे और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी, वो जो नई कंपनी बनी है वो सेम उसी के सारे प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो जाएंगे। कंडीशंस क्या है इसको अवेल करने के लिए? कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द अमलगमेटिंग कंपनी। कहता जो अमलगमेटिंग कंपनी है शुड हैव बीन एंगेज इन द बिजनेस इन विच द अक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेप्रिसिएशन रिमेन अनअब्जॉर्ब फॉर 3 और मोर ईयर्स। कहता कि अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा साल के लिए अगर वो काम कर रही है तभी वो अक्यूमुलेटेड लॉसेज या कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अगर अमलगमेटेड कंपनी हैज़ कंटिन्यूड on the date of amalgamation for at least 3/4 of the book value of the fixed assets held by it 2 year prior to the date of amalgamation। वो कहता कि अगर आपकी अमलगामेटिंग कंपनी जो अमलगामेट हो रही है वो कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू के लिए, यानी कि जो भी आपकी फिक्स एसेट थी उसका 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू, मान लो अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 3/4 यानी कि 75,000 के एसेट जो है वो अभी भी आप नई कंपनी में रख रहे हो और 2 सालों के लिए वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, 2 सालों के लिए वो लेके रख रहे हो, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अमलगामेटेड कंपनी। अमलगामेटेड कंपनी के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? द अमलगामेटेड कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट 3/4 इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अमलगामेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगामेशन। कहता कि जो अमलगामेटेड कंपनी यानी कि जो नई कंपनी है उसको 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट होल्ड करके रखने पड़ेंगे अगले कम से कम 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए। अमलगामेटेड कंपनी कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी फॉर द 5 ईयर्स। तो डेफिनेटली 5 सालों के लिए बिजनेस करना पड़ेगा तभी वो होल्ड करके रखेगी। अगर ऐसी कंडीशन टूटती है तो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेज नहीं हो सकते और उस पर्टिकुलर ईयर में इनकम बन जाएगी। द अमलगामेटेड कंपनी मस्ट ऑल्सो फुलफिल सच अदर कंडीशन प्रेस्क्राइब अंडर रूल 9C फॉर द रिवाइवल ऑफ द बिजनेस ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी और टू इंश्योर दैट अमलगामेशन इज फॉर जेन्युइन बिजनेस पर्पस। वो क्या कहना चाह रहा है? अमलगामेटेड कंपनी जो है वो ऐसी कंडीशंस जो रूल 9C के अंडर जो है रिवाइवल ऑफ द बिजनेस के लिए वो फुलफिल करेगी ताकि अमलगामेशन जो है वो एक जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए हो। और वो जो कंडीशन है वही है, द अमलगामेटेड कंपनी शैल अचीव द लेवल ऑफ production of at least 50% of the installed capacity of the said undertaking before the end of 4 years from the date of amalgamation and continue to the said minimum level of the production till the end of 5 years from the date of amalgamation। क्या कहना चाह रहा है? बड़े सिंपल शब्दों में कह रहा था कि आपकी कंपनी अमलगामेट होगी, जो कंपनी आप नई कंपनी लेके आए हो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मान लो कोई काम करते हो आप 1000 यूनिट बनाते हो, तो कहता 4 सालों में कम से कम आप 50% इंस्टॉल मतलब जो कैपेसिटी है, यानी कि आप अगर आप 1000 यूनिट बनाते हो तो कम से कम 500 यूनिट तो आपके 4 सालों में अचीव हो जाने चाहिए। और ये जो एक मिनिमम लेवल मेंटेन करके रखना है 5 सालों के एंड तक मेंटेन करके रखना है, यानी कि वो काम ये इससे हमें क्या इंश्योरिटी मिल रही है कि वो काम हम कर रहे हैं।
The amalgamated company shall furnish to the assessing officer a certificate prescribed form verified by the चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिस रिगार्ड। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ये भी काम करता है, अमलगामेटेड कंपनी को जब आप फर्निश करते हो, सारी डिटेल्स फर्निश करते हो असेसिंग ऑफिसर को, तो किसकी स्टैंप लगती है? सीए की स्टैंप लगती है। कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कहता है कि अगर ऊपर दी हुई कंडीशंस नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? जिस साल आपने सेट ऑफ करे लॉसेस, उस पर्टिकुलर में जिस ईयर में कंडीशन नहीं फुलफिल, उस ईयर का टैक्स बन जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब था वो था अमलगामेशन, अब ये है डीमर्जर। अलाउबिलिटी ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेज रिजल्टिंग कंपनी इन द केस ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर का मतलब अलग अलग हो जाना, लॉसेस बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द केस ऑफ डीमर्जर। कहता है कि कहाँ कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और सेट ऑफ हो सकता है accumulated losses या unabsorbed losses of by the resulting company in the case of demerger. Where there has been demerger of an undertaking, the accumulated losses and unabsorbed depreciation directly related to the undertaking transferred by the demerged company to the resulting company shall be allowed carry forward and set off in the hands of resulting company. तो जो भी resulting company होगी उसके हाथ में ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो डायरेक्टली जो रिलेटेबल है अंडरटेकिंग ट्रांसफर का, उसको अलाउ हो जाएगी, यानी कि रिजल्टिंग कंपनी के हैंड्स में कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड जो डेप्रिसिएशन है इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू द अंडरटेकिंग। द सेम विल बी अ पोर्शन बिटवीन द डीमर्ज कंपनी एंड द रिजल्टिंग कंपनी इन द सेम प्रपोर्शन इन विच value of asset retained by the demerged company and have been transferred to the resulting company। वो कहता है अगर कोई accumulated losses या unabsorbed depreciation है जो directly relatable नहीं है undertaking के, वो सेम ही अपोर्शन किया जाएगा between the demerged company और resulting company में, उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में जो एसेट है उसकी एसेट की वैल्यू जो रिटेन रखी गई है बाय द demerged company में एंड हैव बीन ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी। तो जो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर होगा। उसके बाद कंडीशंस फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करेगी है कि वो नोटिफाई करेगा कंडीशंस जो कि इंश्योर करेगा डीमर्ज जो है वो जेन्युइन पर्पस के लिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस का मतलब ये है कि दोबारा से उसको रीस्ट्रक्चर करना यानी कि खड़ा करना। allowability of carry forward and set off of accumulated losses and unabsorbed losses बाय द कंपनी इन द केस ऑफ सक्सेशन, यानी कि दोबारा से बढ़ाना उसको। इन द केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस वेयर अ फर्म इज सक्सीडेड बाय द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 और अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज सक्सीडेड बाय द कंपनी। अगर कहता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फर्म कंपनी में बन जाती है या सोल प्रोप्राइटर भी कंपनी बन जाती है, यानी कि उसको दोबारा से बनाया जाता है, एक नया स्ट्रक्चर दिया जाता है। Then the accumulated business losses and unabsorbed depreciation as the case may be shall be deemed to be the loss of the depreciation allowance of the successor company for the previous year in which the business reorganization took place, जिसमें business organization दोबारा से ये take place करता है, reorganize होता है। Other provision of the act relating to the set off and carry forward will apply accordingly। कहता बाकी जो provision है set off carry forward की वो वैसे ही लगेंगी। Consequences of the non-fulfillment of the special condition, if it is not found that any of the said conditions laid down in the corresponding subsection 12 to 14 of the section 47 have not been complied, the set off or losses or allowance of the depreciation made in the previous year in the hands of successor company shall be the deemed income of the company chargeable to tax in which the conditions have been violated। इसका सिंपल मतलब है कि जहाँ पे कंडीशंस जो हैं सेक्शन 47 के सब सेक्शंस की जो कंडीशंस है वो कंप्लाई नहीं करेगी, और जो सेट ऑफ और जो लॉसेस हैं या डेप्रिसिएशन जो है वो प्रीवियस ईयर में सक्सेसर कंपनी को जो दिया गया था वो उस पर्टिकुलर ईयर में इनकम मानी जाएगी जिस पर्टिकुलर में कंडीशंस को वायलेट किया गया। कन्वर्जन ऑफ द कंपनी इनटू एलएलपी। अब एक रीऑर्गेनाइजेशन का ये केस है कि अगर एक कंपनी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बन रही है सेक्शन 72A सब सेक्शन 6A के तहत, तो जो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस या अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस हैं एलएलपी इन द केस ऑफ जो कन्वर्जन होगा उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई अनलिस्टेड कंपनी जो भी है, प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी जो भी है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो उसका जो प्रॉफिट है
उसमें सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एलएलपी यानी कि प्रीडिसेसर कंपनी जो है एलएलपी यानी कि जो एलएलपी बनी है वो उसको अलाउ हो जाएगी। और प्रीडिसेसर कंपनी का मतलब है जो पहले कंपनी थी उसके लॉसेस जो हैं या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है एलएलपी को बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो कंडीशन जो सेक्शन 47 वाली फिर से वो फॉलो नहीं करती हैं तो उस पर्टिकुलर में जिस ईयर में ये कंडीशंस की वायलेशन हुई है उस पर्टिकुलर में वो टैक्सेशन बन जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एलएलपी। मीनिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स में क्या है क्यूमुलेटेड लॉसेस इट मीन्स so much of the losses of the predecessor firm or a proprietary concern of the private company or unlisted company or amalgamating company or the demerged company as the case may be under head PGBP not being loss sustained or speculative which predecessor firm or the proprietary concern or the company amalgamating company or demerged company would have been entitled to carry forward and set off against the provision if the organization of the business or amalgamation has or demerger had not taken place। वो कहता कि जो भी लॉसेस जो पिछली फर्म ने करा कोई भी प्रोप्राइटरी कंसर्न ने भी उसको हुआ लॉसेस हुए या कोई प्राइवेट फर्म या अनलिस्टेड कंपनी जो है उसका अमलगमेटिंग या डीमर्ज कंपनी एज द केस में भी पीजीबीपी के हेड में वो जो लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस के अलावा वाला लॉस जो प्रीडिसेसर कंपनी ने जिसको लॉसेस हुए या कोई भी कंपनी जो कि एंटाइटल्ड है कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस के लिए। उसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब है जो भी हमने अलाउंस दी है डेप्रिसिएशन की पुरानी फर्म को, प्रोप्राइटरी कंसर्न को, प्राइवेट कंपनी को, अनलिस्टेड कंपनी को, अमलगमेटिंग कंपनी को या डीमर्ज कंपनी को, जो जो उसके बावजूद भी अलाउड रहेगी विच वुड हैव बीन अलाउड टू द प्रीडिसेसर फर्म, यानी कि पिछली फर्म को जो अलाउ रहेगी उसी तरह से अगली होने वाली जो डीमर्ज कंपनी है या अमलगमेटेड कंपनी है उसके लिए भी सेम रहेगी। या फिर प्रोप्राइटरी कंसर्न को, कंपनी को, अमलगमेटिंग कंपनी को, डीमर्ज कंपनी को, एज द केस में भी। उसके बाद स्पेसिफाइड बैंक का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 एंड सब्सिडरी बैंक भी इसी के अंडर आ जाता है 1959 के अंडर। और सेक्शन नंबर 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज जो है वो एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र एक्ट 1970 के अंडर आता है। तो इसको सेक्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। Carry forward and set off of losses of accumulated business losses and unabsorbed depreciation of a banking company against profit of a banking institution under a scheme of amalgamation 72AA। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, बिजनेस लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एक बैंकिंग कंपनी की अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंडर अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये एप्लीकेबिलिटी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस के लिए है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए बैंकिंग कंपनी की अगेंस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो अमलगमेशन के लिए बनी थी। उसके बाद अलाउबिलिटी देखेंगे हम इसकी क्या है। कहते हैं जहाँ पे बैंकिंग कंपनी अमलगमेट कर गई है उस और अंडर अ स्कीम सैंक्शन एंड बॉट फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है, उसके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है अमलगमेटिंग कंपनी के, वो लॉसेस और अलाउंस माने जाएंगे फॉर द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो प्रीवियस ईयर इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन में लेके आया गया था, इनटू फोर्स में लेके आया गया था। सारे प्रोविज़न जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एज इट इज़ लग जाएंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप फटाफट से 2 मिनट लगा के रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चल रहे हैं। ये है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 72AB कोऑपरेटिव बैंक्स क्या कहता है? कहता है अलाउबिलिटी ऑफ कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस बाय अ कोऑपरेटिव बैंक इन द केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑपरेटिव बैंक या कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रही है, उनके जो प्रीवियस ईयर के सेट ऑफ अनअक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक के, वो अलाउ कर दिए जाएंगे सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को अगर अमलगमेशन नहीं हुई है। ऑल अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द सेट ऑफ एंड द कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस फॉर द डेप्रिसिएशन वुड अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो जितने भी प्रोविज़न और इस एक्ट के रिलेटेड हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस के लिए, वो अप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शंस, तो इसकी ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको अपने एक्यूमुलेटेड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। इट शुड हैव बीन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग फॉर द 3 और मोर ईयर, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा साल के लिए बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होनी चाहिए।
or at least 3/4 of the book value of the fixed asset on the date of the business reorganization continuously for the 2 years prior to the date of the business reorganization। वो कहता है कम से कम 3/4 जो है बुक वैल्यू फिक्स्ड एसेट की उस डेट को, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के डेट को कंटिन्यूस रहेगी फॉर 2 year prior to the date of the business reorganization। यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद फिक्स्ड एसेट जो है कम से कम 3/4 यानी कि 75% जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 2 सालों के लिए कंटिन्यू रहेंगे। कंडीशन फुलफिल्ड बाय द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक। अब जो नया कोऑपरेटिव बैंक बना है वो शुड एटलीस्ट होल्ड 3/4 यानी कि 75% ऑफ द फिक्स्ड एसेट जो है प्री डिसेसर कंपनी ने जितने भी होल्ड कर रखे थे उसके 75% ये भी होल्ड कर रखेगा कंटिन्यूसली फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली सक्सीडिंग द डेट ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। कम से कम 5 साल के लिए इमीडिएटली सक्सीडिंग द डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। इट कंटिन्यूज द बिजनेस ऑफ प्री डिसेसर कोऑपरेटिव बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। तो वो क्या कहना चाह रहा है, कहता कम से कम ये जो बिजनेस है प्री डिसेसर कोऑपरेटिव बैंक का मिनिमम 5 सालों के लिए जो रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। एंड ये फुलफ़िल करेगा जितनी भी और कंडीशंस हैं मे बी प्रिस्क्राइब बाय टू इंश्योर दैट द रिवाइवल ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्री डिसेसर कोऑपरेटिव बैंक एंड टू इंश्योर दैट बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर द जेन्युइन पर्पस। और वो क्या कहना चाह रहा है कि ये दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल करेगा ताकि ये बिजनेस की रीऑर्गेनाइजेशन और जेन्युइननेस ऑफ द पर्पस जो भी बिजनेस के लिए बना है उसकी जेन्युइननेस होनी चाहिए। क्वांटम अलाउड ऑफ द क्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। कहता कितनी अमाउंट जो है अनअब्जॉर्ब लॉसेस की जो है वो हमें अलाउ हो जाएगी। अमाउंट सेट ऑफ और accumulated losses unabsorbed depreciation allowable to the resulting company has to be calculated in the following manner. In the case where the whole of the amount of such losses or unabsorbed depreciation is directly relatable to the undertaking transfer to the resulting cooperative banks, the entire accumulated losses or unabsorbed depreciation of demerged cooperative bank is allowed to set off। कहता जहाँ पे अनअब्जॉर्ब लॉसेस डायरेक्टली रिलेटेबल है अंडरटेकिंग के लिए, तो जितने भी लॉसेस हैं और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो सारे के सारे हो जाएंगे। और जहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में बी पार्ट में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो द अमाउंट दैट बियर्स द सेम प्रपोर्शन टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज, यानी कि प्रपोर्शनेटली जिस बिजनेस जितना परसेंटेज उसकी बिजनेस लॉसेस को होगा, जो बिजनेस को एक्यूमुलेटेड लॉसेज और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का प्रपोर्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है, अगर एक कोऑपरेटिव बैंक इज़ अ डीमर्ज कोऑपरेटिव बैंक एंड द बी कोऑपरेटिव बैंक इज़ resulting cooperative bank, the amount of set off of the accumulated losses and unabsorbed depreciation allowed to the B cooperative bank would be। कहता जितने भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉसेस हैं, अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस और डेप्रिसिएशन जो हैं ए के मल्टीप्लाई बाय जितने भी एसेट्स वो ले गया डिवाइडेड बाय एसेट्स ऑफ ए कोऑपरेटिव, यानी कि एसेट की प्रपोर्शन में ये करना था। एडिशनल कंडीशंस, जो एडिशनल कंडीशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल कंडीशन ऑफिशियल गैजेट में दे सकती है। कहता पीरियड बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्स्टिट्यूट 2 डिफरेंट प्रीवियस ईयर। कहता कि अगर 2 डिफरेंट ईयर कॉन्स्टिट्यूट करते हो तो the period commencing from the beginning of the previous year and ending on the date immediately the preceding the date of the business reorganization and the period commencing from the date of such business reorganization and ending with the previous year shall be deemed to be the 2 different business year for the purpose of। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। If the date on which business reorganization took place on 1st of November 2019, then the period between 1st of April 2019 and 31st of October 2010 and the period between 1st of November and 31st of March would be the deemed to be the 2 different previous year for the purpose of set off and carry forward losses। कहता कि जब बिजनेस रीऑर्गेनाइज हुआ तब उसकी डेट थी 1st of November थी और देन उसके बाद जो उससे पहले वाली डेट 1 अप्रैल से लेकर 31st of अक्टूबर जो है 2019 की एक फाइनेंशियल ईयर होगा और उसके बाद 1 नवंबर से लेकर 31st of मार्च तक दूसरा होगा। अगर कोई भी कंडीशन इन द केस कंडीशन स्पेसिफाइड इन 2 and 4 अबव आर नॉट कंप्लाइड, अगर कंप्लाइड नहीं करी गई तो सेट ऑफ और एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो प्रीवियस ईयर के थे वो इस साल की इनकम मानी जाएगी और कोऑपरेटिव बैंक को टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उसने कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी। तो अभी तक आज के इस लेक्चर में हमने पेज 10.14 तक करना है और बाकी जो है सेकंड पार्ट में आपको इसकी वीडियो मिलेगी तो वो भी ज़रूर देखनी है। हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं और हम आपके लिए पूरे के पूरे चैप्टर्स की सीरीज़ लेके आएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।